हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 12 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। ये वीडियो हमारी वन शॉट सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझा देती हूँ। सबसे पहले तो वीडियो अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरे चैप्टर की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। अगर आप बार बार पार्ट्स में देखोगे ना तो भूल जाओगे। इससे अच्छा है वन शॉट ही नाम है तो एक ही शॉट में इस वीडियो को देख के ख़त्म करो। दूसरा, अगर आपको वीडियो की स्पीड अगर कम ज़्यादा लग रही है तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। स्पीड स्लो लग रही है तो स्पीड बढ़ा लो, स्पीड फास्ट लग रही है तो स्पीड कम कर लो। यूट्यूब में ये ऑप्शन है तो इसका पूरा इस्तेमाल करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। चैप्टर शुरू करने से पहले उसका थोड़ा ब्रीफ समझ लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी। जब ब्रिटिशर्स का रूल था, जब कॉलोनियल रूल था, तो इंडियन इकोनॉमी की कैसी कंडीशन थी वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग सेक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। इन सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए थे जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई थी, जब कॉलोनियल रूल शुरू हुआ था। तो चलिए फटाफट इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दो मेन हेडिंग है। सबसे पहले हेडिंग है ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल की, ब्रिटिश रूल शुरू कब से हुआ था, ब्रिटिश रूल का ओरिजिन कब से हुआ था। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासे लड़ा गया। उसके बाद ही ब्रिटिश एम्पायर ने अपना फाउंडेशन बिल्ड करना शुरू कर दिया था इंडिया में। इंपॉर्टेंट ईयर है 1757, बैटल ऑफ प्लासे का। प्लीज़ इसको मार्क करके रखना, हाईलाइट करके रखना, इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जा सकता है। The British rule over India changed the course of history in India. The foundation of British Empire in India was laid by Battle of Plassey fought in 1757. ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। कि ब्रिटिश रूल का बेसिक पर्पस क्या था। देखो, ब्रिटिशर्स सिर्फ एक ही चीज़ चाहते थे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन इकोनॉमी। वो क्या चाहते थे, ब्रिटिश इकोनॉमी का डेवलपमेंट चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या करा, इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर दिया, इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो। उनने इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी ट्रीट करा। मतलब वो इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना पेट भरते थे, वो अपनी इकोनॉमी को फीड करते थे। उनको इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट से दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं था। पूरा एक्सप्लॉइटेशन करा उनने इंडियन इकोनॉमी का, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने देश के फ़ायदे के लिए और अपनी इकोनॉमी के फ़ायदे के लिए। The main purpose of the British rule in India was to use Indian economy as a feeder economy for the development of the British economy. British colonial rule tempered the Indian economy very badly. They exploited India's natural as well as human resources for the glory of their own country. अपने देश के फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उनने इंडिया के रिसोर्सेज को फुल्ली एक्सप्लॉइट करा, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो। Finally, after 200 years of British rule, India gained independence from them on 15th August 1947. ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनने नियरली 200 ईयर्स तक रूल करा इंडिया में, और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, हम आज़ाद हो गए। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। मतलब जब ब्रिटिश रूल शुरू हुआ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा लो हो चुका था। सबसे पहले इस टॉपिक में आपको समझाया गया है कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो कुछ फीचर्स बता रखे हैं। सबसे पहला फीचर है प्रॉस्परस इकोनॉमी। मतलब जो इंडिया था ना वो प्रॉस्परस था, मतलब इंडिपेंडेंट था, सेल्फ रिलायंट था एंड सेल्फ सफिशिएंट भी था। मतलब हमें किसी और की नीड नहीं थी अपना पेट भरने के लिए। हम खुद ही प्रोडक्शन करते थे और खुद ही गुड्स का कंजम्पशन भी कर लेते थे। हम स्वतंत्र थे, हम इंडिपेंडेंट थे। इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। देन सेकेंड लिखा है एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस का लाइवलीहुड किस पर डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था।
इंडियंस कैसे अपनी रोजी रोटी कमाते थे? थ्रू एग्रीकल्चर कमाते थे. नियरली 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. ठीक है. Agriculture was the main source of livelihood for most of the people and it engaged 2/3 of the total population. Third feature is well known for handicraft industry. हम किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए जाने जाते थे. हम कॉटन टेक्सटाइल के लिए, सिल्क टेक्सटाइल के लिए, प्रेशियस मेटल्स के लिए और भी फॉर्म ऑफ मेटल्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे. इनफैक्ट आज के टाइम पे भी हम अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वेल नोन है. India was also known for its handicraft industry in the field of cotton and silk, textile, metal, precious stone. Handicraft products enjoyed a worldwide market due to their reputation for the fine quality of materials used and the high standard of craftsmanship. ठीक है. बट जैसे ही ब्रिटिश रूल आया तो उनने क्या करा? पूरी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर दिया. तो जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते थे उसके लिए अब हम नहीं जाने गए. क्यों? क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी एक्सप्लॉइट हो गई. हम पहले सोने की चिड़िया कहलाते थे बट ब्रिटिशर्स ने हमें पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया. हमारे हर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया. ठीक है. However, during the British rule, the economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of their own economic interests. Britishers ने ऐसी economic policies बनाई जिससे उनका फ़ायदा हुआ और हमारे resources exploit हो गए. हम क्या बन गए? बंदी बन गए ब्रिटिशर्स के. ठीक है. Their policies brought a fundamental change in the structure of Indian economy. वो ऐसी policies लेके आए जिसने fundamentally Indian economy का structure बिल्कुल drastically change कर दिया. ठीक है. Their twofold strategy transformed the country into a supplier of raw material and consumer of industrial products from Britain. उनने क्या करा? वो क्या करते थे? बहुत ध्यान से समझना. वो इंडिया से रॉ मटेरियल्स बहुत ही सस्ते दाम पे ले लेते थे. ठीक है. बहुत ऐसी उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई कि बहुत सस्ते दाम पे उनको रॉ मटेरियल्स मिल जाए इंडिया में. फिर वो अपनी देश में जाते थे और इन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते थे और इंडियंस को बहुत ही महंगे प्राइस पे फिनिश गुड्स बेच देते थे. तो बेचारे इंडियंस के पास पैसा ही नहीं बचता था और वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो जाते थे. ठीक है. उनने बंदी बना लिया था. वो सस्ते में रॉ मटेरियल्स खरीदते थे इंडियन से तो उनको पैसा कम मिलता था और बहुत ही महंगे दाम पे फिनिश गुड्स बेचते थे उनको. ठीक है. देन थर्ड लिखा हुआ है लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. देखो किसी भी देश का भविष्य, किसी भी देश की इकोनॉमी को हम कैसे समझ सकते हैं? थ्रू देयर नेशनल इनकम. अगर नेशनल इनकम अच्छी आती है तो हम ये समझेंगे कि देश की इकोनॉमी भी अच्छी है. बट ब्रिटिशर्स ने कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट नहीं करा, कोई भी सिंसियर एफर्ट नहीं लगाया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में. तो कुछ इंडिविजुअल्स आए, खुद उनने अटेम्प्ट करा और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा. बट जो भी वो नेशनल इनकम का एस्टिमेट लेके आते थे वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग होता था. कोई कुछ बोलता था तो कोई कुछ बोलता था. फिर एक इंसान थे दैट वाज डॉक्टर राव, जिनका एस्टिमेट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट या फिर सिग्निफिकेंट कंसिडर करा गया था. ठीक है. इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़ना. The economic condition of a nation can be judged with the data of national income and per capita income. किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को हम कैसे जज कर सकते हैं? थ्रू calculating their national income. However, no sincere attempt was made by the British government to estimate India's national and per capita income. कोई भी effort नहीं लगाया गया था by the British government to calculate India's national income. Some individual attempts were made by experts like Dadabhai Naoroji, William Digby, Finlay Shiraz, V.K.R.V. Rao, R.C. Desai, but all these estimates produce conflicting and inconsistent result. जो भी वो estimate लेके आते थे, जो भी वो result निकालते थे, वो थोड़े से conflicting होते थे. कोई कुछ बोलता था तो कोई कुछ बोलता था. However, Dr. Rao's estimate of national and per capita income were considered very significant. Most studies revealed that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2% and only
and only 0.5% growth in per capita output per year. ये जो फिगर्स है इनको प्लीज़ एक बार या दो बार प्लीज़ पढ़ लेना, कहीं पे मेंशन भी कर लेना। देखो ये पूरा ही थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको नोट्स बना के चलना पड़ेगा, थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में भी आएगा और थोड़ा बहुत रट्टा भी मारना पड़ेगा। तो रट्टा कैसे मारेंगे? थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए नोट्स बनाओ, सारे पॉइंट्स को लिखो, ये जो सारे एस्टिमेट्स हैं, जो सारे फिगर्स हैं, इनको लिखो और ये किस बारे में वो भी आगे से लिखो और बार बार उनको पढ़ो तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्री ब्रिटिश पीरियड एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड में एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री ब्रिटिश पीरियड। देखो प्री ब्रिटिश पीरियड में भी एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फुल्ली सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। Although most of the population was engaged in agriculture, nearly 85% of the total population was engaged in agriculture, but इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था कि वो पूरी कंट्री के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो। इसीलिए इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी प्री ब्रिटिश पीरियड में भी। ठीक है, during the pre-British period, the condition of Indian agriculture was not at all satisfactory. India's economy under British colonial rule was overwhelmingly rural and agriculture in character. Nearly 85% of the total population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. कितने लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे फॉर देयर लाइवलीहुड? नियरली 85%. Even with this large portion of population engaged in agriculture, the country was not self-sufficient in food and raw material for the industry. इतने ज़्यादा लोग engaged थे बट फिर भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, ये तो कंडीशन थी प्री ब्रिटिश पीरियड की। अब हम समझेंगे कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल हुआ था। देखो क्या लिखा हुआ है, मेन रीजन फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कॉलोनियल रूल में भी एग्रीकल्चर सेक्टर का कुछ खास हाल नहीं था, कुछ बढ़िया नहीं हुआ था, उसमें स्टेग्नेशन ही आया था। क्यों आया था, क्या क्या रीजन थे वो समझते। देखो मेन रीजन फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, द स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, जिसमें सबसे पहला रीजन था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब देखो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनने ना एक ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। अब ये ज़मींदारी सिस्टम क्या था, बहुत ध्यान से समझना। एक लैंड होता था, ठीक है, जिसका लैंड होता था उसको हम ज़मींदार बोलते थे। क्या बोलते थे? ज़मींदार, जो ओनर ऑफ लैंड था। ठीक है, और जो उस पर काम करता था, लैंड तो ज़मींदार का होता था, वो ओनर थे लैंड के, बट जो लैंड में काम करता था उनको हम बोलते थे टेनेंट। क्या बोलते थे? टेनेंट। अब देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट आती थी और ये ज़मींदार से बोलती थी कि हमें लगान दो, हमें लैंड रेवेन्यू दो, कुछ पैसा दो। अब ज़मींदार सोचते थे कि भाई हम कहाँ से पैसा लाएं, तो वो क्या करते थे, इन टेनेंट से लगान ले लेते थे, लैंड रेवेन्यू ले लेते थे कि भाई तुम हमारे लैंड में काम करो, हमें पैसा दो। और ये लगान का अमाउंट बहुत ज़्यादा लेते थे और क्या करते थे, इन टेनेंट को एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे काम भी कराते थे और उनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट भी ले लेते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान। क्या बोलते थे उसको? लैंड रेवेन्यू बोलते थे। ठीक है, एक ऐसा पैसा ले लेते थे कि भाई तुम हमारा लैंड यूज करो तो हमें पैसा दो। ठीक है, अब जमींदार टेनेंट से पैसा लेता था और जो पैसा आता था उसमें से कुछ पैसा इस गवर्नमेंट को दे देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते थे? जमींदारी सिस्टम बोलते थे। अब दोनों ही ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड जमींदार को किससे मतलब था? लगान से मतलब था और किसी से मतलब नहीं था, ना ही एग्रीकल्चर से, ना ही टेनेंट से, ना ही वो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए कुछ काम करते थे, ना ही इन बेचारे टेनेंट के लिए कुछ काम करते थे। उनको सिर्फ पैसे से मतलब था। वो इन टेनेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे, अपने लैंड को यूज़ करते थे और बस पैसा खाते थे। ठीक है, समझ में आया? पूरा ज़मींदारी सिस्टम समझ में आया? इसी को हम क्या बोलते हैं? लैंड सेटलमेंट बोलते हैं। पढ़ लेते हैं। द ब्रिटिश introduced the zamindari system where farmers had to pay lagan, land revenue, to the zamindar. The zamindar were mainly interested in collecting lagan and did not care about the farmers' condition. zamindar किस में interested थे? सिर्फ लगान
कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड थे। उनको फार्मर की कंडीशन से कोई मतलब नहीं था, ना ही उनको एग्रीकल्चर से कोई मतलब था, उनको सिर्फ पैसे से मतलब था। एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर डिड नॉट डेवलप, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाया। द जमींदार ऑल्सो हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लगान टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन टाइम। अब जो ज़मींदार थे वो भी बेचारे क्या करते, उनको भी क्या करना पड़ता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान पे करना पड़ता था ऑन स्पेसिफिक टाइमिंग। अगर वो नहीं पे करते थे तो क्या होता था, इफ़ दे फेल्ड they could lose their rights. Therefore, neither the British nor the zamindar invested in improving agriculture. बेचारे ज़मींदार भी झुक गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। उनका मेन पर्पस क्या था, उनका मेन काम क्या था, बस लगान को कलेक्ट करना और उसमें से कुछ पोर्शन किसको दे देना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देना। ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ज़मींदार दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं थे एग्रीकल्चर को ग्रो करने में, एग्रीकल्चर को डेवलप करने में, या फिर फार्मर की कंडीशन को सही करने में। ठीक है, देन आता है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए मत क्रॉप्स को ग्रो करो। क्यों क्रॉप्स को ग्रो करो, मार्केट में बेचने के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली फार्मर से, तुम एक काम करो, फूड क्रॉप्स को मत ग्रो करो, फूड क्रॉप्स तो खाने के लिए यूज होते हैं, तुम एक काम करो कैश क्रॉप्स को ग्रो करो, जैसे जूट हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, ऐसे क्रॉप्स को तुम ग्रो करो। इससे क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही फायदा होता था। वो सस्ते में ये सारे गुड्स को खरीद लेते थे और फिर बहुत महंगे दाम पे फिनिश प्रोडक्ट्स इंडियन को बेचते थे, इन जमींदार्स को, इन फार्मर्स को बेचते थे। ठीक है, समझ में आया। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है कि आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स को मत ग्रो करो। किस लिए ग्रो करो, मार्केट में बेचने के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आती थी फार्मर से बोलती थी कि भाई फूड क्रॉप्स मत ग्रो करो, खाने के लिए अनाज मत ग्रो करो, तुम क्या ग्रो करो, कैश क्रॉप्स, जिसको आप बेच देना। ठीक है, commercialization of agriculture means growing crops to sell in the market instead of growing them for personal consumption. During British rule, farmers were encouraged to grow cash crops like cotton and jute instead of food crops. These crops were mainly used as raw material for British industry. इस क्रॉप को क्या करते थे, ब्रिटिशर्स लेके जाते थे और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में यूज करते थे। As a result, food production suffered and the condition of farmers did not improve. फार्मर्स की कंडीशन बिल्कुल ही खराब हो गई थी क्योंकि फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन ड्रास्टिकली कम हो चुका था। ठीक है, थर्ड क्या आता है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखो, ना ही ज़मींदार ने ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में कुछ काम करा। बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ होते थे, गंदे फर्टिलाइजर्स यूज़ होते थे, इरिगेशन फैसिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं थी, लोग बारिश पे ही डिपेंडेंट होते थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज़्यादा बूम नहीं करा, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, Indian agriculture had low productivity because of old farming methods, poor irrigation facilities, and very little use of fertilizers. Farmers do not have enough money or motivation to improve farming. जो farmers थे उनके पास तो पैसा ही नहीं था कि वो farming को improve कर पाए। पैसा किस पे था, ज़मींदार पे था और ब्रिटिश गवर्नमेंट पे था, बट वो एग्रीकल्चर पे तो बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देते थे। वो किस पे ध्यान देते थे, लगान कलेक्ट करने में ध्यान देते थे, पैसा कलेक्ट करने में ध्यान देते थे। तो उनने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में कुछ भी एफर्ट नहीं लिया। The British government and the zamindar also did not invest in education, modern technology or agriculture development. Therefore, farming remained backward and production stayed low. उनने ना ही फार्मर्स को एजुकेट करा, ना ही कोई ऐसे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो पूरा सेक्टर था वो बिल्कुल ही डाउनफॉल में आ चुका था और बिल्कुल ही ड्रास्टिकली गिर गया था। ठीक है, देन फोर्थ था स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, बेचारे फार्मर्स तो गरीब थे, तो वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में या एग्रीकल्चर में तो इन्वेस्ट कर सकते ही नहीं थे। जिनके पास पैसा था वो भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ में या एग्रीकल्चर में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन बिल्कुल लो हो चुका था। ठीक है, एग्रीकल्चर सफर्ड बिकॉज वेरी लिटिल मनी वॉज इन्वेस्टेड इन इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी लाइक टेरेसिंग, flood control, drainage system. These are necessary to improve farming and protect crops. Most small farmer tenants
Sharecroppers did not have enough money, technology, or encouragement to invest in agriculture. As a result, agriculture growth remained slow. तो ये 4 मेन रीजन थे फॉर द स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर. इनको आपको याद करना है. सबसे ज़्यादा तो ज़मींदारी सिस्टम पूछा जाता है, बट चारों ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला पॉइंट क्या है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम. देखो यहाँ से पढ़ते हैं. सबसे पहला पॉइंट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ. देन कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला तुम कैश क्रॉप्स ग्रो करो, फूड क्रॉप्स मत ग्रो करो. देन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. लोग, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे या फिर जो ज़मींदार थे, वो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान ही नहीं देते थे, वो एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं देते थे. ना ही उनने कोई टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करा, ना ही उनने कुछ फार्मर्स की एजुकेशन पे इन्वेस्ट करा. तो प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो हो गई. लास्ट था स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो बेचारे छोटे छोटे फार्मर्स होते थे, टेनेंट्स होते थे, उनके पास ज़्यादा पैसा होता ही नहीं था, और जिनके पास पैसा होता था वो एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो चुका था? गिर चुका था. ठीक है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर. देखो, हम मेनली एग्रीकल्चर में इंगेज थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज थे, तो इंडस्ट्रीज से हमें इतना ज़्यादा मतलब था नहीं. इंडिया में इतनी ज़्यादा कुछ इंडस्ट्रीज थी भी नहीं. कुछ इंडस्ट्रीज थी जो कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाती थी, इसलिए वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी. इंडिया जर्नली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए वेल नोन था, बट कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ना ही एग्रीकल्चर में कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाए, उसके डेवलपमेंट में ना कुछ एफर्ट्स लगाए, ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो सके. ठीक है. पढ़ते देखो क्या लिखा हुआ है. ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, बट सम इंडियन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग सर्टेन स्पेशल प्रोडक्ट्स enjoyed a worldwide reputation. India was particularly well known for its हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पढ़ा था कि इंडिया किसके लिए वेल नोन था, सबसे ज़्यादा किसके लिए जाना जाता था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था. Like agriculture, India could not develop a sound industrial base under the British rule. The poor state of industrial sector during the British rule is illustrated in the following points. पढ़ते हैं पॉइंट्स को. सबसे पहले क्या हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया. मतलब जो भी इंडस्ट्रीज थी ना, उनका डिक्लाइन हो गया. जितनी इंडस्ट्रीज प्रेजेंट थी इंडिया में, उनका भी डिक्लाइन हुआ, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का भी डिक्लाइन हो गया. मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए कुछ भी नहीं करी थी. उनको सिर्फ खुद से मतलब था, खुद की इकोनॉमी की डेवलपमेंट से मतलब था, खुद की कंट्रीज से मतलब था. वो सारी इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करती थी, सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती थी. उनका मेन फोकस क्या था कि भाई रॉ मटेरियल्स खरीदो बहुत सस्ते दाम में, और फिनिश गुड्स बना के इनको महंगे दाम पे बेच दो इंडियंस को. ठीक है. तो हमारा क्या करते थे? पैसा लूटते थे. रॉ मटेरियल्स पे बहुत इजीली ले लेते थे, बहुत कम दाम में रॉ मटेरियल्स परचेज कर देते थे, फिर अपने देश जाते थे, फिनिश गुड्स बनाते थे उन रॉ मटेरियल से, और फिनिश गुड्स को बहुत ही महंगे दाम में इंडिया में बेचते थे. ठीक है. Deindustrialization means the decline or destruction of traditional handicraft industries. The British discouraged Indian handicrafts and did not allow modern industries to develop. ना ही वो modern industries को develop करने में कुछ help करे, और ना ही handicraft industries को develop करने में कुछ help करे. तो इससे क्या हुआ? handicraft industry का पूरा सेक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन होता चला गया. मेन मोटिव्स ऑफ द ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव क्या था? टू बाय रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट अ वेरी लो प्राइस फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. बहुत ही सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल्स को खरीद लेना. टू सेल फिनिश्ड ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एट हायर प्राइजेस सो दैट ब्रिटेन अर्न मोर प्रॉफिट. उनका मतलब था पैसा कमाना. वो बहुत ही सस्ते दाम में रॉ मटेरियल्स लेते थे, अपने ब्रिटेन में जाते थे, फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करते थे, और उन फिनिश गुड्स को बहुत ही महंगे दाम में इंडियंस को बेच देते थे और मुनाफा कमाते थे बस. ठीक है. देन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हुआ क्या? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का तो डिक्लाइन हो गया. अब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करते थे, जो आर्टिसंस थे, उनने क्या करा? उनको तो अपना पेट पालना था, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए, और कुछ तो बेचारे बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रह गए. देखो क्या लिखा हुआ है. हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट.
As handicraft industry declined, many artisans lost their job. They were forced to work in agriculture for survival. This increased unemployment and overcrowding in the agriculture sector. Unemployment भी आया और agriculture sector में ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करने लगे तो overcrowding हो गई। और आपको पता है अगर overcrowding हो जाए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग present हो जाए तो चीज़ें mess हो जाती हैं। फिर क्या लिखा है, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। वो लोग क्या करते थे, ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था, रॉ मटेरियल्स को खरीद लेते थे, ब्रिटेन में गुड्स को बनाते थे और फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट करते थे। अब इंडिया में प्रेजेंट जो इक्की दुक्की इंडस्ट्रीज थी वो तो सब किस पे डिपेंडेंट थी, ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंडेंट थी, ह्यूमंस पे डिपेंडेंट थी। बट ब्रिटेन में कैसे गुड्स बन रहे थे, मशीन मेड गुड्स बन पा रहे थे। और आपको भी पता है कि कभी भी ह्यूमन मेड गुड्स मशीन मेड गुड्स को कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन की कैपेबिलिटी कम होती है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बट मशीन बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन कर सकती है और बहुत ही ज़्यादा चीप प्रोडक्शन हो जाता है। तो कोई भी कंपटीशन नहीं था, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स होता था और हमें जो वो प्रोड्यूस करके लाए हैं, जो फिनिश गुड्स वो बना के लाए हैं, उनको खरीदना ही पड़ता था। ठीक है, इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट्स कुड नॉट compete with the cheap machine made goods from Britain. As a result, India started importing more finished goods from Britain instead of producing them locally. अगर वो locally produce करते तो उनको human resource की requirement थी, और human resource की requirement होगी तो बहुत देरी से काम होगा और human resource को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। बट ब्रिटेन में वो लोग क्या करते थे, मशीन मेड गुड्स बनाते थे, तो मशीन मेड गुड्स और ह्यूमन मेड गुड्स का कोई कंपटीशन था ही नहीं, तो लोगों को मजबूरी में क्या करना पड़ता था, वो इम्पोर्टेड फिनिश गुड्स को ही खरीदना पड़ता था जो ब्रिटेन से आ रहे हैं। ठीक है, देन लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को इंडिया में नहीं प्रमोट करते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि हम कोई ऐसी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री खड़ा करें। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मतलब जो मशीन बनाए, जो इक्विपमेंट बनाए जिससे प्रोडक्शन हो सके, तो वो चाहते ही नहीं थे। तो इससे क्या हुआ, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया। पहले तो हमारे पास थी ही नहीं, और वो कुछ हम चाहते भी नहीं थे कि हमारे पास कभी कैपिटल गुड इंडस्ट्री हो। अगर हम कैपिटल गुड इंडस्ट्री खड़ी करते हैं तो हम खुद प्रोडक्शन कर सकते हैं, खुद मशीनरी बना सकते हैं और मशीनरी से फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, फिनिश गुड्स बना सकते हैं। बट वो लोग तो चाहते ही नहीं थे। वो लोग क्या चाहते थे कि हम ब्रिटेन से आए हुए गुड्स को खरीदें। ठीक है, capital good industry are industry that manufacture machine and equipment used to produce other goods. During British rule, India had a very few capital good industry. The British wanted India to remain dependent on Britain for machine and heavy equipment, so they did not encourage their development. वो क्या चाहते थे कि वो ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहे फॉर मशीन एंड इक्विपमेंट्स, तो उनने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, देन लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अगर कोई इंडस्ट्री नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी भी नहीं बढ़ेगा, तो हमारा कुछ भी जीडीपी नहीं बढ़ रहा था। Industrial development during British rule was very slow. As a result, the industrial sector was contributed very little to India's GDP. The economy remained mainly dependent on agriculture. हम किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हम बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमें। देन फिफ्थ आता है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर कौन था, सरकार। सरकार तो आपको पता ही है कैसी थी, वो सिर्फ अपना मतलब देखती थी। उनने कुछ भी प्रमोशन नहीं करा, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करा। किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो कुछ भी डेवलपमेंट हो नहीं पाया और हम बेचारे पीछे रह गए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, The British government made very little public investment in industry, therefore India could not build a strong industrial base. The public sector was mainly limited to railways. किस पे टिका हुआ था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, किस किस का प्रमोशन कर रहे थे, किस किस को प्रमोट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, रेलवेज को प्रमोट कर रहे थे। क्यों, अपने मतलब के लिए, ताकि रेलवेज अच्छी हो तो वो आराम से अपना गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा पाएँ, या फिर अपनी जो सोल्जर्स वगैरह हैं, जो आर्मी वगैरह है,
उनको ट्रांसपोर्ट कर पाए, उनके कन्वीनियंस में हेल्प कर पाए, इसलिए वो रेलवेज़ का डेवलपमेंट कर रहे थे। हमारे लिए कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा था, सोशली कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा था, वो अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए सारे सेक्टर को डेवलप कर रहे थे। पावर जनरेशन भी उनका मतलब था, इसलिए उनने डेवलप करा। कम्युनिकेशन सर्विसेज भी उनका ही मतलब था। पोर्ट्स अच्छे बनाए ताकि आराम से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो सके। एंड अ फ्यू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मोस्ट इंडस्ट्री रिमेन्ड अंडर डेवलप। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड रह गई। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। एशियन टाइम्स में इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था, बट धीरे धीरे जैसी कॉलोनियल गवर्नमेंट आई उनने हम पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगाई, जिससे हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत ही ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एशियन टाइम्स, हाउएवर द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज adopted by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. The state of India's foreign trade during British rule is discussed as under. देखो क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो लिखा हुआ है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम क्या बन के रह गए, एक्सपोर्टर बन के रह गए ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमसे बहुत ही सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल्स खरीद लेते थे, उनको प्रॉफिट होता था, और इन रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, एंड ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करके इंडिया में ले आते थे, और इंडियंस को बहुत ही महंगे दामों पे वो फिनिश गुड्स को बेचते थे। तो दोनों ही तरीके से ब्रिटिशर्स को ही प्रॉफिट होता था। पहले तो उन्होंने बहुत ही सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल्स खरीदा तो उनको प्रॉफिट हुआ, फिर वो फिनिश गुड्स जो ब्रिटेन से बना के लाए उनको बहुत महंगे दामों पे बेचा इंडियंस को। तो दोनों तरीके से ब्रिटिशर्स को ही प्रॉफिट हुआ करता था। ठीक है, during the British rule, India mainly exported raw materials like raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, and jute. At the same time, India imported finished goods like cloth and machinery made in Britain factories. हम export करते थे raw materials को and import करते थे finished goods को. This policy benefited British industries because they got cheap raw materials. सबसे पहले तो उनको cheap raw materials available हो गए from India and sold finished goods back to India at a higher prices. और उनने बहुत ही महंगे दामों पे क्या करा, finished goods को बेच दिया इंडिया में। ठीक है, तो दोनों तरीके से उन्हीं को प्रॉफिट हुआ। देन सेकंड लिखा है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनने बहुत ज़्यादा मोनोपोली जमाई थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, सब कुछ वही डिसाइड करते थे कि हम किसके संग ट्रेड कर सकते हैं और किसके संग ट्रेड नहीं कर सकते, हम किसके संग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे या नहीं, सब कौन डिसाइड करता था, ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे। ब्रिटेन से चलता था पूरा कंट्रोल। कंट्रोल किसके पास था, ब्रिटेन के पास था। हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते थे, हम खुद फ्री नहीं थे ये डिसाइड करने के लिए कि किसके संग हम ट्रेड करेंगे। तो उनने क्या करा, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ लगाई और बहुत ही कम नेशन के संग अलाउ किया हमको ट्रेड करने के लिए, और मोस्टली ट्रेड हम किसके संग करते थे, ब्रिटेन के साथ ही करते थे। ठीक है, the British government had complete control over India's foreign trade. Most of the India's export and imports were controlled by Britain. More than half of the India's foreign trade was with Britain. सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके संग करते थे हम, ब्रिटेन के संग करते थे, और वो हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे क्योंकि वो बहुत ही सस्ते दामों पे हमसे रॉ मटेरियल्स को खरीदते थे और हमको बहुत ही महंगे दामों पे फिनिश गुड्स को बेचते थे। While the remaining trade was with countries like China, Ceylon, जिसको अभी हम श्रीलंका बोलते हैं, पर्शिया जिसको अब हम ईरान बोलते हैं. The opening of Suez Canal in 1869 made trade between India and Britain faster and easier. 1869 से पहले भी ट्रेड होता था बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, बट इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते थे। बट जैसे ही सुएज कनाल बना 1869 में, तो जो ट्रेड था वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर एंड ईजियर हो गया। ठीक है, 1869 इंपॉर्टेंट ईयर है, प्लीज़ मार्क करके रखना। MCQ आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क करके रखना। ठीक है, देन थर्ड लिखा है ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब आप सोच रहे होगे कि भाई हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम पे तो भाई बहुत ज़्यादा
सरप्लस आ जाना चाहिए, हम पे तो बहुत ज़्यादा पैसा आएगा कि हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स को। देखो पैसा आता था, बट वो पैसे को भी ब्रिटिशर्स अपने ही फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते थे, कोई भी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वो पैसा यूज़ नहीं होता था, ठीक है। ऑल्दो इंडिया हैड एन एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट कर रहे, तो एक्सपोर्ट सरप्लस तो जनरेट होता था, बट जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस आता था उसको ब्रिटिशर्स ही यूज़ कर लेते थे। Exports were greater than the imports. The country did not benefit from it. Instead, the money earned from export was used by the British government for its own purpose. किन किन पर्पस के लिए यूज़ करते थे? एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज फॉर टू पे द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन ब्रिटेन, to meet the cost of wars fought by the British government, to pay for invisible imports like shipping, insurance, banking, and other services. As a result, a large amount of India's wealth flowed out of the country, which is known as drain of wealth. जो भी पैसा आता था उसको ब्रिटिशर्स ही यूज़ कर लेते थे अपने फ़ायदे के लिए, तो सारा पैसा बाहर चले जाता था, इंडिया में कुछ भी नहीं बचता था, इंडिया के लोगों के लिए वो पैसा कहीं पर भी यूज़ नहीं किया जाता था। इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट होता था उसका ब्रिटिशर्स कैसे यूज़ करते थे, कहाँ पे यूज़ करते थे। प्लीज़ इसको पढ़ना, इन पॉइंट्स को याद करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? ऐसे कुछ की स्टेटिस्टिकल मेजर्स जिनकी हेल्प से आप कंट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये क्या है? सारे की स्टेटिस्टिकल मेजर्स हैं। The demographic condition during British rule showed that India was a stagnant and backward economy. India एक developing economy नहीं थी। कैसी economy थी? Stagnant and backward economy थी। People had poor health, low literacy, short life expectancy and widespread poverty. ये सारी conditions थी इंडिया की during the colonial rule. अब ये जो 2 ईयर हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, इनको प्लीज़ हाईलाइट करके चलना। सबसे पहला ईयर क्या है? 1881। 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी। इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन भी थी, बट 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था, ये आपको याद रखना है। इट टुक प्लेस, बट इट टुक प्लेस विद सम लिमिटेशंस, ठीक है। The first official census of India was conducted in 1881. It provided information about the country's population, although it had some limitation. After that, the census was conducted every 10 years. 1881 के बाद हर 10 साल में census conduct कराए गए। देन आता है 1921, जिसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क करके चलना, ठीक है। The year 1921 is called the year of Great Divide because India's population growth pattern changed after this year. क्यों बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को? क्योंकि ग्रोथ पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और अच्छा चेंज आया था इंडिया के, ठीक है। Before 1921, India was in the first stage of demographic transition and after 1921, it entered the second stage. तो इसको हम क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, क्योंकि 2 स्टेज में डिवाइडेड है। ईयर मतलब एक टाइम था 1921 से पहले, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन, एंड देन 1921 के बाद सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन, जिसमें कुछ पैटर्न्स चेंज हुए थे, ठीक है। कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर्स सही आए थे, अच्छे आए थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। देन आता है डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, कि क्या क्या कंडीशन थी। सबसे पहले तो हाई बर्थ रेट था, मतलब बर्थ भी बहुत फास्ट हो रहा है, एंड हाई डेथ रेट था, मतलब लोगों की डेथ भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है। देन एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, मतलब लोग अनपढ़ थे, लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। जो ये लिटरेसी रेट है ये बहुत ही ज़्यादा कम था, स्पेशली फीमेल्स के लिए तो ना के बराबर था। देन पुअर हेल्थ फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, हेल्थ केयर कुछ था नहीं, हॉस्पिटल्स अच्छे थे नहीं। देन हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है?
कि 1 साल से पहले, मतलब जब बच्चा 1 साल का होता है उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाना, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी बहुत ही ज़्यादा था। देन लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम था, मतलब लोगों की डेथ बहुत जल्दी हो जा रही थी। एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी भी बहुत ही ज़्यादा थी, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा गया था लोगों को। पढ़े अच्छे से डिटेल में। फर्स्ट लिखा हुआ है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। द बर्थ रेट नंबर ऑफ बेबीज born per thousand and death rate number of deaths per thousand were both very high. This happened because of poor healthcare diseases and lack of proper sanitation. ठीक है, तो बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था एंड डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था। Extremely low literacy rate. The literacy rate was less than 16%, which means very few people could read and write. Female literacy rate was even lower at only about 7%, showing poor educational opportunities for women. तो लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ाया जाता था, तो उनका लिटरेसी रेट क्या था? सिर्फ 7% था। पुअर हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत ही बेकार थी, हेल्थ केयर कुछ था नहीं, हॉस्पिटल्स भी अच्छे नहीं थे। प्रॉपर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज वर ईदर unavailable or highly inadequate. As a result, many people suffered from waterborne and airborne diseases, leading to a large number of death. उस टाइम पे डिजीजेस भी बहुत ज़्यादा होते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। High infant mortality rate. Infant mortality rate means number of babies who died before the age of 1 per 1,000 live births. During British rule, it was extremely high because of पुअर हेल्थ केयर एंड माल न्यूट्रिशन। लोगों को खाना नहीं मिलता था, बेचारे बच्चों को खाना नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी 1 साल से पहले। Low life expectancy. Life expectancy means the average number of years a person is expected to live. During British rule, it was only 32 years, mainly because of diseases, poor nutrition and inadequate medical facility. अगर अच्छी medical facility नहीं होगी, अगर अच्छा खान पान नहीं होगा, तो उससे क्या होगा? इंसान जल्दी मर जाएगा। एंड लास्ट में क्या लिखा है? वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, लोगों के पास खाने को भी बहुत ही कम होता था, वो बेचारे जॉबलेस होते थे क्योंकि उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काम करे तो उनसे लगान ले लिए जाते थे, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो उनने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया था। ठीक है। Poverty was very common during British rule. Although there was no accurate data, the standard of living of most of the people was very low and many struggled to meet their basic needs. मतलब उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। ठीक। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब कितने लोग कौन से सेक्टर में इंगेज हैं। तो आपको ही पता होगा मेनली 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती है जिसमें आप रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आती है। एंड टर्शरी सेक्टर में मेनली सर्विसेज आती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पीपल अमंग various sector like primary, secondary and tertiary of the economy. It shows how many people are working in each sector. आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या बताता है? कि हर सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। अब सेक्टर 3 होते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटी दैट यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली। पीपल इन दिस sector produce goods with the help of land, water, forest and minerals. Example, farming, fishing, mining, etc. etc. Then second आता है secondary sector. The secondary sector include activity that convert raw material into finished good. Secondary sector में क्या होता है? raw material finished goods में convert होता है। ठीक, इसमें मेनली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आती है। It is also called secondary sector because it depends on the primary sector for raw materials. Example क्या है? sugar factories converting sugar cane to sugar, construction companies, power generation, textile factories, etc.
देन आता है लास्ट हमारा टर्शरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर. The tertiary sector provides services instead of producing goods. It is called tertiary sector because its growth depends on the primary and secondary sector. Example, transport, education, banking, finance, etc. ठीक है. अब हम देखेंगे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन. मतलब मेनली लोग किस पे डिपेंडेंट थे, मेनली लोग क्या ऑक्यूपेशन को प्रेफर करते थे, एग्रीकल्चरल रिलेटेड. मतलब प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग थे इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी सेक्टर. और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से अगर कंपेयर करें तो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग इंगेज थे. During British rule, most people worked in the agricultural, that is primary sector. Around 70 to 75% of the workforce depended on agriculture, while only 10% worked in manufacturing, that is secondary sector, and 15 to 20% worked in the service sector. This shows that India remained an agricultural based economy and the industrial and service sector developed very slowly. हमने पढ़ा भी था कि इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, एग्रेरियन है, मतलब लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है. देन आता है रीजनल वेरिएशन. मतलब हर स्टेट अलग अलग सेक्टर पे डिपेंडेंट था. कोई स्टेट प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, तो कोई स्टेट मैन्युफैक्चरिंग में है, तो कोई स्टेट सर्विस सेक्टर पे है. ठीक है. The occupational structure was different across states. Some states experienced a shift from agriculture to manufacturing and services, while others became even more dependent on agriculture. States like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra, West Bengal saw fewer people working in agriculture and more people working in manufacturing and service sector. On the other hand, states like Odisha, Rajasthan, Punjab saw an increase in the number of people depending on agriculture, making them more agricultural dependent. समझ में आया आपको कैसा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था? सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किस सेक्टर में था? प्राइमरी सेक्टर में था. मतलब ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड थे, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थे फॉर देयर लाइवलीहुड. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ या सर्विसेज जो इंपॉर्टेंट होती है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, कम्युनिकेशन, ये सारे क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं. ये इकोनॉमी के स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं. मीनिंग पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का. इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द बेसिक फैसिलिटीज एंड सर्विसेज नीडेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. इट इज़ डिवाइडेड इनटू इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए हेल्प करता है? बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है. एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए हेल्प करता है? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हेल्प करता है. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी एंड बैंकिंग इंक्लूडेड है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग इंक्लूडेड है. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज पुअरली डेवलप्ड. ब्रिटिश का जब रूल था, जब कॉलोनियल रूल था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही गंदी तरीके से डेवलप करा गया. मतलब बिल्कुल ही नामात्र डेवलपमेंट था. थोड़ा बहुत जो भी डेवलपमेंट आया, जो भी उनने इन्वेस्ट करा इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो अपने ही फ़ायदे के लिए इन्वेस्ट करा था. इंडियंस के फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं किया था. ठीक है. Whatever development took place was mainly to benefit the British government, not the Indian people. सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोड्स. रोड्स में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करा गया. क्यों? क्योंकि रोड्स ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल नहीं थी. उनको क्या था कि थोड़ा बहुत रोड्स में इन्वेस्ट कर दो, थोड़ी बहुत रोड्स बना दो जिसमें हमारा फ़ायदा हो, ताकि गुड्स रेलवेज तक पहुँच जाएँ या गुड्स पोर्ट्स तक पहुँच जाएँ. ठीक है. वो क्या चाहते थे कि विलेजेस से गुड्स आए तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स बस अच्छी बना दो, बाकी रोड्स को रहने दो. विलेजेस की रोड्स में तो बिल्कुल ही खर्चा नहीं करा गया, बिल्कुल भी उनको डेवलप नहीं करा गया. ऑल वेदर रोड्स तो विलेजेस में थी ही नहीं, बहुत ही कम थी, नामात्र थी. ऐसी रोड्स थी जो कच्ची हो और वो जैसे ही कोई फ्लड आए या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आए तो वो बह जाती थी. तो रोड्स में नामात्र इन्वेस्टमेंट हुआ था, नामात्र डेवलपमेंट हुआ था. थोड़ा बहुत जो भी उन्हें डेवलपमेंट करा वो अपने ही फ़ायदे के लिए करा, ताकि गुड्स ट्रांसपोर्ट हो जाए और रेलवेज या फिर पोर्ट्स तक पहुँच जाए. ठीक है. द ब्रिटिश बिल्ट very few roads because they spent very little money on roads construction. Most roads were built to move the army and transport raw materials to railway station or ports.
Rural areas had very few all-weather roads, making travel difficult during the rainy season. As a result, people suffered greatly during floods, famines and other natural disaster. सेकेंड आता है रेलवेज। देखो, अगर कंपेयर करें कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने इन्वेस्ट करा तो वो है रेलवेज। क्यों करा वो भी हम आगे समझेंगे, बट ये रेलवेज वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़ना। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस ईयर को मार्क करके चलना कि रेलवेज का इंट्रोडक्शन कब हुआ था इन इंडिया, इन द ईयर 1850 हुआ था, विच वॉज वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रेलवेज थी वो बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, वो अगर रेलवेज नहीं बनाते तो अभी हम बहुत ही बैकवर्ड चल रहे होते। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ रेलवेज। रेलवेज मेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ईजियर। बहुत ही ईजी बना दिया था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को। कोई भी अब जोग्राफिकल बैरियर नहीं था कि भाई एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाए। रेलवेज से पहले तो कोई ऐसा मीन्स था नहीं कि जल्दी जल्दी हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाए। तो रेलवेज का जैसे इंट्रोडक्शन हुआ तो ये जोग्राफिकल बैरियर्स थोड़े कम हो गए, एक जगह से दूसरी जगह लोग जा सकते थे। And promoting national integration. They also increased the commercialization of agriculture as क्रॉप्स कुड बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली। अब क्या हुआ, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी थोड़ा बढ़ा। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर गुड्स को या क्रॉप्स को उगाना, क्यों, मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, मार्केट में बेचने के लिए। तो थोड़ा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी बढ़ा क्योंकि अब क्रॉप्स बहुत ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकते थे। ठीक है, देन थर्ड आया एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें तो बहुत ही नाममात्र इन लोगों ने इन्वेस्ट करा या इन सोचा कि इसमें कुछ डेवलपमेंट करा जाए, क्योंकि उनके किसी यूज़ का था नहीं, बहुत ही कम डेवलपमेंट हुआ। द ब्रिटिश मेड सम एफर्ट्स टू डेवलप एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट बट द डेवलपमेंट रिमेन लिमिटेड एंड अनसेटिस्फैक्ट्री। दीज सर्विसेज मेनली सपोर्टेड ब्रिटिश ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी जो भी इन्वेस्ट करा वो अपने ही फ़ायदे के लिए करा ताकि ट्रेड थोड़ा स्मूथली हो जाए। फोर्थ आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में उन्हें इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करा ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, ताकि वो कम्युनिकेशन को थोड़ा इजी बना सके। अगर वो पोस्ट या लेटर से किसी इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं तो उसके उसको पहुंचने में, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 4 से 5 दिन लग जाते थे। बट उन्हें इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को थोड़ा उसका प्रमोट करा, उसको इनकरेज करा। क्यों करा, ताकि उन्हीं का काम इजी बन सके और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके पूरी कंट्री में। ठीक है, Post and telegraph were the main means of communication during British rule. The electric telegraph was introduced mainly to help the British maintain law and order and control the country. ताकि जब भी वो चाहें तो उनके आर्मी ऑफिशियल्स उन तक पहुंच जाएं, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ में इन्वेस्टमेंट करा और उसको डेवलप करा। Postal services were useful but remained inadequate for the needs of the people. देन आता है रीजन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कि जो भी उनने डेवलपमेंट करा इंफ्रास्ट्रक्चर में वो क्यों करा, सब अपने फ़ायदे के लिए करे। बस इन शॉर्ट अगर आप समझो, सब अपना फ़ायदा है। बट पॉइंट्स में लिख के आना, ऐसा नहीं कि अपना फ़ायदा लिख के आ गए कि भाई ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा था, ऐसा नहीं करना है, पॉइंट्स में लिख के आना। सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स क्यों करा, ताकि विलेजेस से गुड्स या क्रॉप्स रेलवे तक या फिर पोर्ट्स तक पहुंच जाए या फिर उनके आर्मी ऑफिशियल्स ट्रैवल कर सके इजीली। Roads were built mainly to move the British army quickly and transport raw materials from villages to railway station and ports. Their purpose was to support British trade, not the public welfare. कोई पब्लिक का वेलफेयर नहीं था, मतलब पब्लिक के लिए या फिर इंडियंस के लिए रोड्स अच्छे बना रहे, पक्की रोड्स बना रहे, उससे कोई मतलब नहीं था। उनने सिर्फ अपने मतलब के लिए रोड्स अच्छी बनाई थी। डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। रेलवेज का क्यों डेवलपमेंट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, प्लीज़ पढ़ के जाना। द ब्रिटिश डेवलप्ड रेलवेज फॉर 3 मेन रीजन। सबसे पहला, टू मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इंडिया, कि जब भी उनको उनके आर्मी ऑफिशियल्स चाहिए एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल कर सके, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सके, इसलिए उनने रेलवेज बनाया। ठीक है,
To increase profits from foreign trade by connecting railway lines to major ports. मेजर पोर्ट से वो रेलवे लाइंस को कनेक्ट कर देते थे और उससे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बहुत ही ईजी हो जाता था, ट्रेड बहुत स्मूथली हो जाती थी. To earn profits by investing British capital in India. ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, पैसा लेके आते थे फ्रॉम ब्रिटेन, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज से या फिर कोई ऐसे अमीर इंडिविजुअल से पैसा लेके आते थे और रेलवेज में इन्वेस्ट करते थे ताकि जो भी अच्छा रिटर्न मिले उससे वो प्रॉफिट कमा सके और उन इंडिविजुअल या कंपनीज को रिटर्न दे सके. ठीक है. देन थर्ड आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्यों इंट्रोड्यूस करा गया था? ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और कम्युनिकेशन ईजी हो जाए. The electric telegraph was introduced mainly to help the British maintain law and order and communicate quickly across the country. It was not introduced प्राइमरली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इंडियन पीपल. इंडियन के लिए तो कुछ भी नहीं बना था, सिर्फ और सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए इन लोगों ने हर चीज़ बनाई थी. कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत ध्यान से पढ़ना. इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. बाय द टाइम इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, द 200 years of British rule had badly affected almost every part of the Indian economy. The country was economically weak and underdeveloped. क्योंकि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए या इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं करा था, तो जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी अंडर डेवलप थी एंड बैकवर्ड थी. साइंस ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट. क्या क्या साइंस थे? सबसे पहले तो पर कैपिटा इनकम रिमेन्ड ऑलमोस्ट अनचेंज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. कोई भी उसमें इंक्रीज नहीं आया था. मोस्ट पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. उस टाइम पर भी 200 साल के बाद भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो उनने कुछ कंट्रीब्यूशन करा ही नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ इतना खास कंट्रीब्यूशन करा नहीं और फॉरेन ट्रेड को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था. तो बचा क्या? सिर्फ एग्रीकल्चर. तो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे फॉर देयर लाइवलीहुड. ज़मींदारी सिस्टम आया जिससे बेचारे फार्मर्स एक्सप्लॉइट हुए. ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स लेड टू लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. फ्रीक्वेंट फेमाइन कॉज वाइड स्प्रेड सफरिंग एंड डेथ्स. बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई क्योंकि भूखमरी आ गई थी. इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर डिस्ट्रॉयड लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी बिल्कुल ही डिक्लाइन आ चुका था, आपको मैंने समझाया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में. इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज वेरी स्लो एंड इनएजुकेट, सो मॉडर्न इंडस्ट्री डिड नॉट डेवलप प्रॉपरली. ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? द एक्सप्लॉइटिव एंड हॉस्टाइल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वीकेंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड. As a result, India inherited a poor, backward and underdeveloped economy at the time of independence. जब से ब्रिटिशर्स ने अपना राज शुरू करा था 200 साल के बाद भी इंडिया बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी थी, बिल्कुल ही स्टेगनेंट इकोनॉमी थी. उसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बिल्कुल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी क्योंकि कुछ भी उनने कंट्रीब्यूशन करा ही नहीं था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. देखो, ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा, हमारे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो नेचुरल हो. बट उनने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी करा था. अगर वो ये कंट्रीब्यूशन नहीं करते तो हम काफ़ी टाइम तक बैकवर्ड रह जाते. क्या क्या कंट्रीब्यूशन था एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले तो है ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. देखो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, इसलिए नहीं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए बढ़ने लग गया. इंक्रीज प्रोडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि लोग ज़्यादा लैंड को लाने लग गए फॉर द कल्टीवेशन पर्पस. लोग ज़्यादा लैंड को यूज़ करने लग गए फॉर द कल्टीवेशन पर्पस, इसलिए प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ने लग गया. ऑल्दो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिमेन्ड लो, the total agriculture output increased because more land was brought under cultivation. Thus, agriculture grew in terms of area, not because farming became more efficient. ठीक है, फार्मिंग तो इतनी एफिशिएंट नहीं थी, प्रोडक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, बट ज़्यादा लैंड लाया गया फॉर द कल्टीवेशन पर्पस. इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लग गया. बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखो, चाहे उनने अपने ही बेनिफिट के लिए क्यों ना करा हो, बट कुछ ना कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो उनने डेवलप करा था और मेजर कंट्रीब्यूशन तो रेलवेज के टुवर्ड्स था ही. ठीक है. द ब्रिटिश डेवलप रोड एंड रेलवेज विच मेड द मूवमेंट ऑफ पीपल and goods faster and cheaper. This improved trade and created new opportunities for economic and social development. थर्ड आता है चेक ऑन फेमाइंस. अगर कहीं पे भूखमरी होती थी या फेमाइंस होते थे तो गुड्स बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते थे ड्यू टू
बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन था। रोड्स एंड रेलवेज हेल्प ट्रांसपोर्ट गुड्स quickly from one region to another during droughts or famine. This reduced the severity and impact of famines in some areas. फोर्थ क्या आता है, यूनिफॉर्मिटी इन मॉनेटरी सिस्टम। पहले देखो मॉनेटरी सिस्टम नहीं था, बट कॉलोनियल रूल आने के बाद मॉनेटरी सिस्टम आया, मनी को थोड़ा बढ़ावा मिला, लोग मनी का यूज़ ज़्यादा करने लग गए इंस्टेड ऑफ बार्टर एक्सचेंज, और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लग गई थी। The British introduced a uniform monetary system through the Coinage Act 1835. ये भी important है, याद रखना. They also developed a banking system to manage deposit and loans, which made domestic and foreign trade easier. Fifth क्या लिखा है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। देखो इंडिपेंडेंस के बाद लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरा इतनी बड़ी इंडियन इकोनॉमी है, कैसे चलानी है ये नहीं पता था। तो वो जब जा रहे थे 1947 में, जब वो देश छोड़ के चले गए, तो उन्हें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी बनाया जिससे हम सीखे कि भाई देश को चलाना कैसे है। The British established an organized administrative system for governing the country. After independence, India used many parts of this administrative system as the foundation for its own government and administration. क्या आपको समझ में आया? इजी पीजी है। नेक्स्ट है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी दिखती थी वो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कॉलोनियल इकोनॉमी, मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसको कोई और देश कंट्रोल कर रहा है। हमें कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, ब्रिटेन कंट्रोल करता था। हमसे चीपर प्राइजेस पे गुड्स को, रॉ मटेरियल्स को लेके जाते थे एंड हमें बहुत हाई प्राइजेस पर फिनिश गुड्स को बेचते थे, और हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को कमर्शियलाइज कर दिया था। मतलब हमसे बोलते थे कि आप फूड क्रॉप्स कम ग्रो करो, कैश क्रॉप्स ग्रो करो। क्यों? क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा होता था। सेकेंड वॉज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जो फ्यूडल भी हो और कैपिटलिस्ट भी हो। फ्यूडल मतलब थोड़े ओल्ड ट्रेडिशंस चल रहे हैं, जैसे ज़मींदारी सिस्टम हो गया, लैंडलॉर्ड सिस्टम हो गया, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूडल इकोनॉमी। एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब थोड़े मॉडर्न एक्टिविटीज़ भी हो रही हो। ब्रिटिशर्स करते थे थोड़ी मॉडर्न एक्टिविटीज़, और फ्यूडल सिस्टम तो था ही। तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? सेमी फ्यूडल थी। थर्ड है स्टेगनेंट इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ तो आ रही है बट बहुत ही स्लो पेस पर ग्रोथ आ रही है, ठीक है, ना के बराबर ग्रोथ है। देन फोर्थ इज बैकवर्ड इकोनॉमी, मतलब प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही ज़ीरो होना। यहाँ पर लिखा है बिल्कुल बैकवर्ड थी, बिल्कुल अंडर डेवलप थी। क्यों? क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी थी, लो पर कैपिटा इनकम था, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स यूज़ होते थे, हाई बर्थ एंड डेथ रेट था, मास इलिटरेसी थी। देन फिफ्थ इज डेप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिसमें ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ होते हैं फॉर प्रोडक्शन और फॉर एग्रीकल्चर। A depleted economy is an economy where old machine equipment and other physical assets are not replaced after excessive use. मतलब नई टेक्नोलॉजी का कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं करा जाता है, वही पुरानी जो घिसी पिटी टेक्नोलॉजी होती है उसी का यूज़ करके इकोनॉमी को ऑपरेट किया जाता है। देन लास्ट इज एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिसको डिवाइड करा गया है, जिसको बहुत ही वीक बनाया गया है और उस पर रूल करा गया है। आपको भी पता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा था? डिवाइड एंड रूल करा था। हम सभी लोगों को डिवाइड कर देता ताकि हम एक साथ मिलके आवाज़ ना उठा सके, ठीक है। एंड एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी means an economy that has been divided and weakened. Due to British policy of divide and rule, India was partitioned into India and Pakistan at the time of independence. आपको भी पता है at the time of like independence partition हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है पूरे इम्पॉर्टेंट डेट्स का टेबल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इस टेबल को पढ़ना अच्छे से, क्योंकि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे लॉन्ग आंसर टाइप में ना आए, आप ना लिखो, बट MCQ फॉर्मेट में पूछ सकता है, तो आपको पता होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनको आप प्लीज़ पढ़ लेना। जैसे बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, रेलवे का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, स्विस कनाल कब खुला था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ पढ़ना। एंड एट लास्ट एज प्रॉमिस मैंने आपको कुछ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन भी दे रखे हैं,
जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन PYQs हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इन क्वेश्चन को एक बार देख लेना। कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, आंसर्स भी दे रखे हैं, तो आप उनको पढ़ के फॉर्मेट समझ लेना और उसी हिसाब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिसके आंसर्स आपको नहीं दे रखे हैं बट वो PYQ हैं, प्लीज़ उनको थोड़ी इज्जत देना। थोड़े बहुत आपको MCQ भी दे रखे हैं, इनको भी आप प्रैक्टिस कर लेना। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बहुत ध्यान से करना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन जो दे रखे हैं वही प्रैक्टिस कर लिया और आपने सोचा कि भाई अब तो हो गया, अब तो मैं ही हीरो हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ कुछ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन है, इनको भी इज्जत देना और बाकी जो आप प्रैक्टिस करोगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत देना। ठीक है, ये हमारी वन शॉट सीरीज़ का फर्स्ट वन शॉट था जो हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप आपने ये वन शॉट एक ही शॉट में देखा होगा, ऐसे नहीं कि इसको आप 4-5 शॉट में देख रहे हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज एड योर वैल्यूबल कमेंट बिकॉज योर अप्रिसिएशन रियली मीन्स अ लॉट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई ever share my experience of making this one shot series, it is difficult, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मैंने सोचा था बहुत ही ईजी होगा, फटाफट एक शॉट में पढ़ा दूंगी, बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे टेक्स्ट लेने पड़ते हैं। इसलिए प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू वेरी सून।